जय भारत। ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चंद्रदेव पांडे। आज एक नया टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फार्मूला लिस्ट और न्यूमेरिकल पर बेस्ड खास करके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम आपको डिस्कस करेंगे। वीडियो तक बने रहिएगा अंत तक और आपको बहुत लाभ मिलने वाला है और इतना फायदा होगा कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन जीई मेन और नीट तक भी क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरा वादा है। और अब आइए डिस्कस करते हैं वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम केमिकल एनर्जी को हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यानी हमारे पास अगर केमिकल एनर्जी है तो उसको हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही इसका की पॉइंट है, ये इसका की पॉइंट है। अब बच्चों समझिए कि वैद्युत रसायन इसको क्यों कहा गया। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बनती है इसीलिए इसको वैद्युत रसायन कहा गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा गया। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ होती है? इसकी स्टार्टिंग यहां से होती है जिसको बोलते हैं गैल्वनी या वोल्टेइक सेल। गैल्वनी या वोल्टेइक सेल क्या होता है? एक आपका जिंक राड होगा ये, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा, ऐसे डिप होगा। दूसरा आपका कॉपर का राड होगा और कॉपर सल्फेट में डिजॉल्व होगा। तो ये ध्यान रखना, जिंक का राड जिंक सल्फेट में, कॉपर का राड कॉपर सल्फेट में डिजॉल्व होता है। उसके बाद में यहां पर एक अमीटर लगा देते हैं जो बताता है कि वैद्युत धारा हमारी चल रही है, मतलब कि करंट फ्लो हो रही कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से स्टार्ट होता है, कॉपर की तरफ जाता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां होता है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर से इधर हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर हो रहा होगा तो आपको पता है, वी नो दैट, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा उसके अपोजिट से हमको उसके अपोजिट से करंट फ्लो होगा। तो फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ करंट इक्वल टू हो जाएगा कॉपर टू जिंक। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है तो धारा जो हमारी होगी यानी करंट का फ्लो अपोजिट हो जाएगा। इतना हमने सीख लिया। अब क्या किया हमने एक सेल रिप्रेजेंट किया है। सेल में दो पार्ट हैं, एक आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब इसमें किसको एनोड कहेंगे, किसको कैथोड कहेंगे? इसके लिए आप याद कर लीजिए LOAN। L for left, O for oxidation, A for anode, N for negative charge। वेरी सिंपल है, ये एक ट्रिक है और इस ट्रिक पर आपका काम होगा। तो लेफ्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिंक +2 में जा रहा होगा तभी ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एनोड ये है और निगेटिव चार्ज है, तो इसको यहां पर लिख दो, एनोड है ये, और इस पर चार्ज निगेटिव लगा दो भैया, निगेटिव है। अच्छा निगेटिव है, देखो निगेटिव है, अगर चार्ज निगेटिव है तभी ना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है। तो इधर निगेटिव चार्ज होगा तो इधर कैसा चार्ज हो जाएगा, बोलो सब लोग? तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रिस्पांस। तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये एनोड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये कैथोड हो जाएगा, ये हमारा कैथोड हो जाएगा।
ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब इस पर जो है एक चीज और हमने सीखा, ऑक्सीडेशन। तो इस वाले पे ऑक्सीडेशन है तो यहाँ रिडक्शन होगा, यानी कॉपर +2 चेंज होगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में। तो यहां पर जो है, यहां पर कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, कॉपर जो है न्यूट्रलाइज हो रहा है, और यहाँ जिंक जो है चार्ज में चेंज हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अब हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया, फ्लो ऑफ करंट बता दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह ये हमने डिस्कस कर लिया। तो आप लोग बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। अब इसमें जो चीज होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि इसमें एक बीच में साल्ट ब्रिज ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते, साल्ट ब्रिज ऐसे लगा देते। तो ये साल्ट ब्रिज जो होती है ये अपोजिट यू टाइप का होता है, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। ये गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल की बात हम कर रहे हैं। साल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। साल्ट ब्रिज जो होता है NaNO3 और NH4Cl, इनका मिक्सचर होता है। अगर इसमें होता है, अगर स्क्रीनशॉट आप चाहे पूरे का ले लीजिए, एक बार आप देख लीजिए। अगर इसमें होता है, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उनको पता है कि अगर जो होता है वो एक तरीके से हमारा क्या होता है, वो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो एल्गी बोलते हैं, एल्गी होता है अगर वो भरा रहता है। और साल्ट ब्रिज हमेशा इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। साल्ट ब्रिज इसको न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है, साल्ट ब्रिज हमको न्यूट्रलाइज करता है। तो यहां अगर क्या होता है, एक एल्गा होता है NH4Cl और NaNO3 होता है, KNO3 होता है। साल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज करता है पूरे रिएक्शन को, क्योंकि चार्ज इसमें डेवलप हो रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो आपको हमने लोन बता दिया, इससे बहुत सारी चीज पता होगी। अब यहाँ पर एक चीज और है, ई नॉट सेल, एक चीज आ गया ई नॉट सेल। ई नॉट सेल 1.1 से ज्यादा होगा तभी हमारा रिएक्शन होगा। अगर ई नॉट सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट तो रिएक्शन हमारा स्टॉप हो जाएगा। और ई नॉट सेल 1.1 से अगर कम हो गया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, और ये रिवर्स हो जाएगा। तो 3 आपके चार्ट बने हुए हैं। अगर एनसीईआरटी आप देखेंगे तो ये 3 चार्ट बने हुए हैं। इन तीनों चार्टों को मैंने 2 सेकेंड्स के अंदर बता दिया है, डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि ये ई नॉट सेल होता क्या है, वैद्युत विभव क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में जो फ्लो ऑफ करंट के थ्रू अपोजिट से, जो हमारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट से जो करंट डेवलप होता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं, या उसे सेल पोटेंशियल कहते हैं। द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड हमारा कहाँ है, कैथोड राइट में है, और एनोड हमारा कहाँ है, एनोड हमारा लेफ्ट में है। ये यहाँ से आप लोन से याद कर लेंगे। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो इसको बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई नॉट सेल। या ई नॉट सेल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल राइट, आर फॉर राइट, राइट। देखो कैथोड कहाँ है, राइट में है, और एनोड कहाँ है, लेफ्ट में है। तो राइट, और यहाँ पर एल फॉर लेफ्ट, तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो कैथोड माइनस एनोड, तो ई नॉट सेल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आर ई सेल जो हमारा ई नॉट सेल है, ये जो ई नॉट सेल आ रहा है ये हमेशा रिडक्शन में ही लिया जाता है, रिडक्शन अपचयन में ही लिया जाता है। क्यों?
क्योंकि आईयूपीएससी ने ये निर्धारित कर दिया है कि इसको हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना है। अब यहाँ पर एक सेल रिप्रेजेंटेशन हमने बताया है कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर ये क्या होता है, यही आपका साल्ट ब्रिज है, यही साल्ट ब्रिज है, ये साल्ट ब्रिज है, तो साल्ट ब्रिज है, और फिर Ag प्लस Ag। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन देखो हो रहा है, कॉपर 0 से कॉपर 2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag प्लस से Ag0 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इधर आपका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका रिएक्शन हमने लिखा है, तो चूंकि इसमें 2 से मल्टी 2 एक इलेक्ट्रॉन का चेंज इधर हो रहा है, इस वाले में कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो इसलिए इस पूरी सीरीज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो ओवरऑल ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी, बहुत आसानी से मैं बता रहा हूं। सेल रिप्रेजेंटेशन को मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि आप क्या करेंगे कि कोई भी आप सीरीज लेंगे। अब आपके बुक में एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज की मैं बात करता हूं कि एक आपकी सीरीज दी हुई है बुक में, ये सीरीज को हम बोलते हैं, ये सीरीज को हम बोलते हैं, हाँ एक सीरीज दी हुई है, और इस सीरीज को बोलते हैं, इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सेल रिप्रेजेंट करेंगे या ई सेल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जिंक और कॉपर दिया हुआ है, तो ये जिंक चेंज हो रहा है जिंक +2 में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ये 0 है, ये 0 है, दिख रहा है आपको। ई नॉट सेल क्या करते हैं, राइट माइनस लेफ्ट करते हैं। तो पहले सेल रिप्रेजेंट कीजिए, सेल रिप्रेजेंट इसका कैसे करेंगे। सेल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको LOAN याद रखना पड़ेगा। लेफ्ट क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन रहेगा, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का हुआ है तो हम लिखेंगे जिंक +2, और राइट में क्या लिखेंगे, राइट में हम लिखेंगे कॉपर +2 और कॉपर। तो ये हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, यही आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जिंक ये हमारा लेफ्ट हो गया, और ऑक्सीडेशन हो गया, एनोड हो गया, और नेगेटिव चार्ज इस पर रहेगा, और ये राइट वाला हो गया, ये आपका हो गया कैथोड हो गया, और ये हमारा एनोड हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं। तो राइट में हमारा क्या है, राइट में हमारा कॉपर है, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में जिंक है। अब हमने यहाँ पर एक सीरीज लिख रखी है पूरी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो यहाँ पर कॉपर ये दिया हुआ है, यहाँ पर इस जगह कॉपर दिया हुआ है यहाँ पर, और ये जिंक दिया हुआ है। कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट है, तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख दीजिए 0.34 वोल्ट, और इस सीरीज से ही देख करके जिंक की वैल्यू -0.76 वोल्ट, ये यहां पर और ये यहां पर दिया हुआ है, तो ये -0.76 वोल्ट आप लिख देंगे। अब क्या करते हैं, राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, तो राइट की वैल्यू ये है, लेफ्ट की वैल्यू ये है, बीच में माइनस लगाएंगे, ये चूंकि वैल्यू पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, वैल्यू 1.1 वोल्ट हो जाएगी। 1.1 वोल्ट आ रही है या इससे ज्यादा आ रही है तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये हमने कैलकुलेट करना आपको बता दिया। अब ये सीरीज आपकी बुक में दी हुई है, आप चाहें तो इस सीरीज को आप देख सकते हैं। इस सीरीज में सब कुछ दिया हुआ है, सीरीज में क्या है कैसे है उस चीज को हम आपको समझाने जा रहे हैं, उसको समझिए। देखो इस सीरीज में ऊपर की तरफ जब जाएंगे, सीरीज में ऊपर की तरफ अप की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी। सीरीज में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी, और सीरीज में नीचे की तरफ जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाएगी। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी बता दूं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर को बोलेंगे ऑक्सीकरण क्षमता, इधर ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीकरण क्षमता, ये ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। और नीचे की तरफ आपकी जो है ये बढ़ती है
अपचायक क्षमता, नीचे की तरफ अपचायक क्षमता बढ़ती है, अपचायक क्षमता। तो दो क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन, ये तो निकालना हमने सिखा दिया, इसमें आप समझ लीजिए। अब इसमें क्या पूछ लेता है, इसमें ऐसे सीरीज में दे देगा, आपको सीरीज में दे देगा। देखिए सबकी ई नॉट वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। फ्लोरीन की 2.87 है, क्लोरीन की 1.36 है, ब्रोमीन की 1.09 है, कॉपर की 0.34 वोल्ट है, और हाइड्रोजन की 0 है। ये देखिए हाइड्रोजन की 0 है, इसलिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि इससे जो ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा और जिसको जो इसकी वैल्यू इससे कम होगी वो रिड्यूस करेगा। तो अब आपसे ऐसे पूछ लिया कि फ्लोरीन F2 Cl2 Br2 और इन तीनों में ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, तो सीधी सी बात है जिसकी वैल्यू ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी, ई नॉट वैल्यू ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया कि रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, तो आपके साथ लिख दिया सोडियम, उसके बाद लिख दिया आपका पोटेशियम, फिर लिख दिया लिथियम। अब पूछ रहा इसकी रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर इधर ज्यादा हो जाएगी, रिड्यूसिंग पावर तो मतलब कि ऑक्सीकरण क्षमता, यहां पर ऑक्सीकरण क्षमता, इस पर क्वेश्चन खूब आया हुआ है। और ये अपचायक क्षमता, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, आवर्त सारणी में अगर आप जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है पी ब्लॉक का मोस्टली हैलोजेंस की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। और सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये जो मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स की यानी लेफ्ट में फर्स्ट ये एंड सेकंड ये ग्रुप की रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। तो ये चीज आप याद कर लेंगे कि लेफ्ट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। इससे क्वेश्चन मिलेगा, श्योर मिलेगा, नीट में, नेट में, गेट में, जेई मेंस में 1.5 महीने बचा हुआ है। और आपका जो एग्जाम होने जा रहा है कौन सा, सीबीएसई का, यूपी बोर्ड का, उसमें इससे क्वेश्चन मिलेगा, श्योर सर्टेन मिलेगा। तो ये वैल्यूज याद करने की नहीं, ये वैल्यूज दी रहेगी, आपको वैल्यूज से निकालना होगा। अब अगर हम किसी और चीज का सेल रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें से एक उठा लीजिए, एक हाइड्रोजन के ऊपर से उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन के ऊपर से कॉपर उठा लिया और नीचे से हमने सोडियम उठा लिया या एल्यूमिनियम उठा लिया, चलो एल्यूमिनियम उठा लेते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कॉपर, ये देखिए रिड्यूस हो गया। और सो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट है। और एल्यूमिनियम उठा लिया, Al3 पॉजिटिव +3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Al, ये आ गया। इसकी वैल्यू है -1.66 वोल्ट है। अब इसके सेल रिप्रेजेंट आपको करना है, तो पहले देखिए कि किसमें ज्यादा वैल्यू, किसमें है, इसमें ज्यादा वैल्यू है। तो ज्यादा वैल्यू है तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज है तो वो क्या करेगा, वो राइट में रहेगा। तो राइट में रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉपर +2 और ये कॉपर, देखिए राइट में आ गया। और लेफ्ट में क्या आ जाएगा, Al प्लस Al, ये ऑक्सीडेशन होगा, Al+3। तो ये सेल आपका रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि ज्यादा वाली वैल्यू किधर रहेगी, राइट रहेगी, कम वाली वैल्यू किधर रहेगी, लेफ्ट में रहेगी, -1.66 वोल्ट। तो याद रखना है, राइट वैल्यू, जो ज्यादा वैल्यू रहेगी राइट में रहेगी, कम वैल्यू किधर रहेगी, लेफ्ट में रहेगी। ई सेल जब निकालेंगे, ई सेल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ज्यादा में से कम को माइनस कर लेंगे, ज्यादा माइनस कम, ये ट्रिक है।
खट से आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत वैल्यू निकल के आ जाएगी 0 पॉइंट। अब ये सेल हमारा फिजिबल है कि नहीं है पता करना है, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.66, तो ये 6 4 10 और 6 3 9 1 10 और ये 2.0 आ गया, तो 2.0 वोल्ट आ गया। अब इसकी ई सेल वैल्यू कितनी आ गई, 2.0 वोल्ट आ गया, तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर यही वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो हमारा रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस से पूछ सकता है कि रिएक्शन होगा कि रिएक्शन नहीं होगा। जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तभी रिएक्शन होगा, ई सेल की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो रिएक्शन नहीं होगा। इसको एक बार फिर समझ लीजिए, वैल्यू जो ज्यादा होगी वो हमारा राइट में जाएगा, राइट में जाएगा वो एनोड कहलाएगा, और लेफ्ट में जाएगा वो कैथोड कहलाएगा सेल रिप्रेजेंटेशन में। और इधर हमारा ऑक्सीडेशन होगा, देखिए हमने यहाँ ऑक्सीडेशन दिखाया है, और इधर हमारा रिडक्शन होगा, इधर हमने रिडक्शन दिखाया है। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट बेहतरीन ट्रिक आपको दी जा रही है ऑर्गेनिक बाबा चैनल माध्यम से, और चंद्रदेव पांडे सर जो आपको 15 ईयर एक्सपीरियंस है दिल्ली कोचिंग सेंटर का, लखनऊ कोचिंग सेंटर का, नेट गेट का, नीट का, IIT जेई का, PMT का और नवोदय विद्यालय का 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके मोटिवेटर हैं, आपके मेंटर हैं, आपको बता रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप नोट्स बनाइए, और केमिस्ट्री कुछ नहीं यूं उड़ जाएगी। बस बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एग्जाम में बार बार आता है, कंपटीशन एग्जाम में आता है, और नस्ट इक्वेशन अगर यहाँ नहीं समझ पाए तो कहीं नहीं समझ पाएंगे। आइए नस्ट इक्वेशन को पढ़ते हैं। नस्ट इक्वेशन या नस्ट समीकरण, जैसे कोई एक रिएक्शन है, यम है, एम पर एन पॉजिटिव चार्ज है और एन इलेक्ट्रॉन, जितना यहाँ चार्ज होगा उतना यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ चार्ज अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन 2 होगा, चार्ज 3 है तो इलेक्ट्रॉन 3 होगा, तब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। हमेशा जिसपे चार्ज होगा इसको एक्वस लिखते हैं, एक्वस, और जो ये होगा इसको सॉलिड लिखते हैं, ये सॉलिड स्टेट में चला जाता है। हिंदी मीडियम वाले भी इस चीज को समझ लें कि एक्वस ही लिखा जाता है, यहाँ सॉलिड लिखा जाता है। तो अब क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई एम एन पॉजिटिव एन, एम एन पॉजिटिव एन, ये लिखा है। क्या लिखा है ये लिखा है यहां से यहां जा रहा है, मतलब मतलब कि यहां चार्ज है, कुछ चार्ज है, चार्ज से ये यहां पर चार्ज रिडक्शन हो रहा है। तो अब ये रिडक्शन हुआ, यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल यहां भी लिख दिया है हमने, रिडक्शन पोटेंशियल यहां भी लिखा है। तो ई सेल रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट सेल रिडक्शन माइनस RT अपॉन NF ln m अपॉन mn पॉजिटिव। ये m आपका प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है, ये वाला हमारा रिएक्टेंट है, ये वाला हमारा प्रोडक्ट है। इसको ऐसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, अथवा लिख सकते हैं ई सेल। अब ये चूंकि पता चल गया कि रिडक्शन पोटेंशियल में ही लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया था। अब हम मान रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल IUPAC, रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारा है, रिडक्शन पोटेंशियल है IUPAC ने इसी को प्रेफर किया है, रिडक्शन में ही लेके चलना है। तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln। अब प्रोडक्ट जो सॉलिड होता है, जो भी सॉलिड होता है उसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो सॉलिड जो भी होगा लिख लो इसको, सॉलिड की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन MN पॉजिटिव। लो जी, आ गया दूसरा फॉर्म इसका, यही फॉर्म आपका चलता है। इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो भी समझिए। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यहां पर R क्या है, R आपका गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक जिसको बोलते हैं, गैस स्थिरांक,
ठीक। दूसरा टी क्या है? परम ताप है, परम ताप, ये टेम्परेचर इसको कह सकते हैं इन केल्विन। और आर हो गया, टी हो गया, एफ फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे स्थिरांक, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। सब लिख दिया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए लिख दिया, सब बराबर है हमारे लिए, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, अथवा जो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे वैल्यू आएगी। इसको लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर हम कुछ चीजों को, एन तो बदलता रहता है सभी रिएक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा, तो हम किसको लिख देते हैं आर टी अपॉन एफ। आर की वैल्यू कितनी होती है भाई, यहाँ पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, ये याद रखना है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात यहाँ पर कर रहा है, तो 273 और 25 को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा, 298 केल्विन। तो टेम्परेचर हमारा 298, क्योंकि नस्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 298 केल्विन पर ही होता है, ये ध्यान रखना, इतने पर होता है तभी ई नॉट सेल आता है। ई नॉट, अब यहाँ पर ई नॉट सेल का मतलब क्या हुआ, ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड, 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 जैसे सचिन तेंदुलकर स्टैंडर्ड हैं, विराट कोहली क्या है स्टैंडर्ड हैं, उनसे हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे अभी हम ही केमिस्ट्री में, अच्छा मान लें आप लोग, सब लोग बढ़िया लाइक कमेंट कर दें, शेयर कर दें, वीडियो मेरा हिट हो जाए तो हम ही स्टैंडर्ड हो जाएंगे, तो हम ही ई नॉट सेल हो जाएंगे। तो ई नॉट सेल इज द स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको बोलते हैं मानक विभव बोलते हैं, इसका नाम होता है मानक विभव, मानक विभव, याद रखो, डरना मना है, डर के आगे जीत है। और एफ की वैल्यू होती है 96487 कूलाम, या इसको बोल सकते हैं 96500। इन सबको अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 273 और डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू कितनी है 96487। इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 0.0591, 0.0591, ये इतनी वैल्यू आती है। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा log 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। यहां एक चीज मिस हुई है, जो चीज मैं आपको बताऊंगा, एल एन इक्वल टू होता है 2.303 लॉग के होता है, ये लिख लो, मैं कई बार बता चुका हूं। यहां पर 2.303 से 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तब एल एन लॉग में चेंज होगा, तब ये वैल्यू इतनी आएगी। तो इतना सॉल्व करने के बाद में ये वैल्यू आती है 2.303 इंटू 8.314 इंटू 273 अपान 96487, तो 0.0591 आएगी, और ये वैल्यू इतनी हो जाएगी लॉग के साथ में। अब इसको नस्ट इक्वेशन को हम फिर क्या लिख सकते हैं, फाइनली क्या लिख सकते हैं, आते हैं उस चीज पर जो आपके एग्जाम में आने वाला है, जिससे आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग पी अपान आर, यानी प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। अगर एक कोई रिएक्शन हम लेते हैं, सिंपल रिएक्शन लेते हैं, समझो, बने रहो मेरे प्यारे बच्चों, एंजॉय करते रहो, लाइफ एंजॉय है, केमिस्ट्री पूरी एंजॉय है, केमिस्ट्री पूरी एंजॉय है, एंजॉय विद केमिस्ट्री, प्ले विद केमिस्ट्री, एंजॉय विद केमिस्ट्री, और पढ़ते रहो, लिखते रहो, काम करते रहो, केमिस्ट्री उड़ जाएगी, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। हमने लिखा यहाँ पर क्या, हमने यहाँ पर लिखा a प्लस बी इक्वल टू वॉट, c प्लस डी
अब यहां आपसे पूछेगा राइट नस्ट इक्वेशन। इसके लिए नस्ट इक्वेशन आपको लिखना है। अगर आपसे ये पूछता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 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 0.0591 अपॉन एन। आपको पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, लॉग सी डी दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये हो जाता है। या इसी को हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं Q रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Q, ऐसे लिख देते हैं। यही आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन तो आप समझ गए। नस्ट इक्वेशन कर समझने के बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर लेंगे। इसमें बुक्स में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जिंक अपॉन प्रोडक्ट का दिया हुआ है 3.1, इसका आप न्यूमेरिकल करेंगे 3.1। 3.1 एक्सरसाइज से एनसीईआरटी से आप कर लेंगे कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। पहले आपको सेल रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद में कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म दिया है, कंसंट्रेशन टर्म के बाद में फिर वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नष्ट समीकरण के सामिश्रांक यानी लॉग केसी। तो हम अब पढ़ेंगे लॉग केसी की तरफ बढ़ते हैं। लॉग केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। केसी इसको प्रेजेंट करते हैं केसी से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ऐसे कोई रिएक्टेंट घट रहा है, ये रिएक्टेंट घट रहा है और ये प्रोडक्ट क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा पोजीशन आ रहा है जहां पर दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, इसी को केसी बोलते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम जीरो, ई सेल जीरो हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू था ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्या था, पी अपॉन आर था। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई है, ये वैल्यू यहाँ पर जीरो हो गई है। कंफर्म है कि जीरो हो गई, एकदम जीरो हो गई। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं ई नॉट सेल, इसको पक्षांतर करेंगे 0.05 और ये P अपॉन आर को हमने लिख दिया है Q, Q को हमने फिर फर्दर KC लिख दिया। तो आप ये फॉर्म चाहे ये फॉर्म चाहे ये फॉर्म, ये वर्किंग फार्मूला काम करेगा। अब एक क्वेश्चन है कि ई नॉट सेल 1.14 वोल्ट दी हुई है, तो आपको KC कैलकुलेट करना है कि KC क्या होगा। तो इसके लिए आप कुछ नहीं, वैल्यू आप अप्लाई कर दीजिए 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन, यानी इलेक्ट्रॉन का चेंज मान लीजिए एन इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए और यहाँ पर लॉग, यहाँ पर केसी लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 2 अपॉन 0.0591, देखो कितना फास्ट आप कर रहे हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग केसी। तो लॉग केसी आ गया, इसकी वैल्यू कुछ आएगी समथिंग 10 की पावर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 37 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इक्वल टू हो जाएगा लॉग केसी के। अब केसी को हटाएंगे, लॉग यानी सॉरी लॉग को हटाएंगे, लॉग को हटाने के लिए दोनों पक्ष का इसका भी एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ दिस एंड एंटी लॉग ऑफ दिस। तो एंटी लॉग यहां देंगे तो केसी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 37। कुछ नहीं, जो होल नंबर हो, अगर होल नंबर 37 है तो 10 की पावर 37, होल नंबर अगर 22 आ गया तो 10 की पावर 22, अगर होल नंबर 32 आ गया तो 10 की पावर 32। तो ये बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आप लिखते जाएंगे। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मेरे पास है उसमें जो है 2 इंटू 10 की पावर 37 है। तो जो ऑप्शन बनाएगा वो ऑप्शन ऐसे बनाएगा 2 इंटू 10 की पावर 37, दूसरा ऑप्शन बनाएगा 3 इंटू 10 की पावर 35, तीसरा बनाएगा 4 इंटू 10 की पावर 30 और फोर्थ बनाएगा 3 इंटू 10 की पावर 32। तो यहाँ 37 कंफर्म आपको पता चल गया, क्योंकि 37 यहाँ है, इसी से आप कर ले जाएंगे, इसी से आप कर ले जाएंगे।
इतना ज्यादा आपसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नहीं कराएगा। तो 3.2 इसका एक न्यूमेरिकल है। 3.2 ये सॉल्व है इन टेक्स्ट में, इसको आप कर लीजिएगा, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एकदम क्लियर हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आते हैं डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट पर और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, बने रहिए अंत तक। अगर आपको चीजें आ रही तो पॉज कर दीजिए, लेकिन आप वीडियो को जरूर देख लीजिए। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, यही इसका नाम से भी है, गिब्स फ्री ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल मतलब एफ को तो आप जान ही रहे हैं, फैराडे कांस्टेंट है, एफ आपका फैराडे कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू भी आपको पता है 96487 या 96500। और ई सेल तो आपको पता है, ई सेल निकालना आता है, अभी हमने सिखा दिया। तो इसको ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड के लिए लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड के लिए है, स्टैंडर्ड के लिए लिखते हैं भैया। गाना गाओ कि आपकी इलेक्ट्रोमोबिलिटी खत्म हो रही है। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, यहाँ पर लॉग लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और लॉग हटा देंगे तो ये वैल्यू हट जाएगी, एल लिखेंगे वैल्यू हट जाएगी। तो ये दोनों फॉर्म में आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये आपसे इक्विलिब्रियम में भी पूछता है, ये आपसे थर्मोडायनेमिक्स में पूछता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मो और इक्विलिब्रियम दोनों में पूछा जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रो में पूछा जा रहा है। बार बार आप पढ़ रहे हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 तो इक्विलिब्रिया होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस तो रिएक्शन आपका क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये आपका होगा इक्विलिब्रियम, लिख लो इक्विलिब्रियम, ये स्पॉन्टेनियस होगा मतलब रिएक्शन होगी, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो हमारे रिएक्शन के लिए, रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए, रिएक्शन की रिक्वायरमेंट के लिए डेल्टा की वैल्यू माइनस में आना जरूरी है। अब ये चीज होगी गिब्स फ्री एनर्जी, इस पे न्यूमेरिकल 3.3 है, सॉल्व कर लीजिए। कोराउल्स लॉ पर आते हैं। कोराउल्स लॉ क्या, कोराउल्स का नियम, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं होता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए होता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए होता है, बने रहिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों लोग। लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू होता है म्यू प्लस लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा माइनस। ये म्यू प्लस क्या है, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएशन, म्यू माइनस म्यू प्लस ये नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयन डिसोसिएशन। और यहाँ पर म्यू के बाद लैम्डा जो है, लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस, ये दोनों चीजें हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या सीमांत मोलर चालकता, और ये विद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेंगे, उस क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आपसे कोराउल्स लॉ प्रैक्टिकल में पूछता है तो आपको यही बताना है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल टू दी सम ऑफ द टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। या आप कह सकते हैं कि अनंत, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तन्यता पर किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य में जो उसकी जो है लैम्डा एम नॉट होती है, वो दोनों विद्युत अपघट्य के दोनों कैटायन और एनायन के योग के बराबर होती है। तो इस पर एक आध न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं, और नहीं न्यूमेरिकल तो आपको कम से कम याद दिला देते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं। तो इस पे जो हमारे पास दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट कितना कितना आएगा। तो यहाँ पर एक है लैम्डा, कोराउल्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल ने लिया है कि CaCl2 और MgSO4 का आप कैसे जो है लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट करेंगे। तो इसको पहले आप लिखेंगे कि CaCl2 टूटता किसमें, CaCl2 आपका टूटेगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव। तो Cl का जो वैल्यू आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और MgSO4 अगर आप लिखेंगे, MgSO4 लिखेंगे
तो ये हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू इधर लिख करके पुट करेंगे। CaCl2 की वैल्यू इतनी आती है 271 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आपका जो है मैग्नीशियम सल्फेट का आता है 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये लैम्डा एम नॉट आपकी कोराउट लॉ के लिए होता है, कोराउट लॉ दैट इज सफिशिएंट। अब हम फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और ऑर्गेनिक बाबा चैनल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 शॉट वीडियो फार्मूला लिस्ट पूरी बताई जा रही है, पूरी समझाई जा रही है, पूरा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। आपके नीट में, IIT JEE में, CBSE में, यूपी बोर्ड में बहुत बहुत फायदा करेगा। देखिए, आइए समझते हैं कि आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा MC अपॉन लैम्डा नॉट M, ये होता है वियोजन की मात्रा। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, वियोजन स्थिरांक Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस पर भी न्यूमेरिकल आता है और इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, खास करके न्यूमेरिकल इस पर आता है, तो ये आप तैयार कर लीजिए, इसको न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा। फैराडे फर्स्ट लॉ आप देखिए, फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है, चार्ज है या धारा है, और W इज इक्वल टू ZIT, यानी Q इज इक्वल टू IT अगर हो गया तो यहाँ पर Z एक स्थिरांक आ गया और I क्या हो गया, एम्पियर हो गया, T आपका सेकंड हो गया। अब अगर हम बात करें कि फैराडे आता कहाँ से, इसको यहाँ पर हमने बताया है कि ये आपका है Na का मतलब होता है, Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है मोल। तो यहाँ पर 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और ये है चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये 96487 कूलाम आ जाएगा। इस तरीके से आपका फैराडे का फर्स्ट नियम भी समझ में आ गया। इस पे भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है कभी कभी JEE वगैरह में, तो इसके भी न्यूमेरिकल्स आप कर लीजिए, दिया हुआ है आपके एग्जाम में, उसमें NCERT में। फैराडे सेकेंड लॉ W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 होता है। ये आपका चार्ज है W1 W2 और ये इक्विवेलेंट मास है। तो चार्ज और इक्विवेलेंट मास, ये आपका करंट है और ये आपका इक्विवेलेंट मास है। तो इस तरीके से आप जो है चीजों को पढ़ते चल रहे हैं। अब हम कंडक्टेंस की बात करेंगे, कंडक्टेंस कैसे पढ़ते हैं उसको आइए देखते हैं। बने रहिए, अगर चीजें आ रही हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, अगर नहीं आ रही तो आप लिख डालिए, थोड़ा सा पेन भी चला लीजिए। और 1 घंटे के अंदर यानी 40 मिनट में, 45 मिनट में आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो रही है, जो कि 7 से 8 लेक्चर का है। तो आपको भी शुक्रिया और आपके गुरु को भी शुक्रिया। तो मेरे मित्रों, बने रहिए चैनल पर, आगे बढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए, सीखते जाइए। तो आइए, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत बेसिक पार्ट है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपकी नीट में आता है, JEE में आता है, बोर्ड में भी आता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, चालकत्व क्या है, प्रतिरोध क्या है। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। C इज इक्वल टू, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R होता है। जैसे कोई तार है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारा मूवमेंट ऐसे कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी इसका अपोजिट मूवमेंट करेगा। तो करंट का जो फ्लो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, करंट का फ्लो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किसी चीज में जितना ज्यादा होगा उसमें कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी फास्ट होगी। इसलिए सिल्वर, Ag, कॉपर, इसमें कंडक्टेंस क्या होता है, फास्ट होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर C इक्वल टू 1 अपॉन R और R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया न्यूमेरिकल पूछता जाता है। और ये L क्या है, ये आपकी लेंथ है, कितना लेंथ है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली रो के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। 1 अपॉन R इक्वल टू A रो अपॉन L इक्वल टू, यहाँ पर A अपॉन L, तो ऐसे रहेंगे 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो इक्वल टू, एक नया वर्ड आ गया कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा। कुछ लोग बोल देते हैं कटप्पा, अरे कटप्पा नहीं है ना, बप्पा है, ये है कप्पा। और कप्पा से काम होता है क्या, कप्पा को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा को स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकत्व भी बोलते हैं। और कप्पा इज इक्वल टू होता है न्यू अपॉन आर। यही फार्मूला हर जगह काम करता है, इसी पे न्यूमेरिकल आपके सब बन जाते हैं। सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, या यहाँ पर आप देखिए कप्पा इज इक्वल टू C इंटू G स्टार है।
जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है, इक्वल टू एल अपान ये होता है। तो यहां पर आप अगर देखें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर देखिए सी, तो सी आपका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सब कुछ चीजें आपसे वाइवा में पूछ लेता है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, कि किसी तार है तो मोटा है और लंबा है, मोटा है और छोटा है तो उसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा, या पतला है और लंबा है तो उसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है वाइवा में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी। यहाँ पर कप्पा इक्वल टू सी इंटू जी स्टार, जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा बाई सी मोलर कंडक्टिविटी, भैया इस पर न्यूमेरिकल आता है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा बाई सी, कप्पा बाई सी, लैम्डा एम इक्वल टू, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता इक्वल टू लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा बाई सी, सी कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन को दो टर्म में लिख सकते हैं, मोलर के टर्म में लिख सकते हैं और इक्विवेलेंट टर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे तो लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा बाई एम इंटू 1000, यहाँ पर 1000 कर देंगे, 1000 कर देंगे। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर निकालना है तो कप्पा बाई एन इक्वल टू 1 इंटू 1000 ये कर देंगे। तो ये दो वर्किंग फार्मूले आपके एग्जाम में काम करेंगे। इस पर आपके नेट में भी और नीट में भी और नेट में भी और पीजीटी में, गेट में, सब में न्यूमेरिकल आए भैया। मोलर कंडक्टिविटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आता है, उसके बाद में बचता ही क्या है, कंडक्टेंस आपका फिनिश हो गया, कंडक्टिविटी का मोलर कंडक्टिविटी आपकी फिनिश हो गई। एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक और टॉपिक्स है, मैं उसको मैं पढ़ लेता हूँ, छोटा सा टॉपिक। हमने डिस्कस किया कि लैम्डा एम इक्वल टू, हमने डिस्कस किया लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा बाई सी होता है। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान 1000, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी होता है। सी की जगह पर मोलरिटी भी लिख सकते हैं या नॉर्मेलिटी लिख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। लेकिन लैम्डा एम नॉट की बात करते हैं। लैम्डा एम नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, जहां पर कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है। तो लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी होता है। इस पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर लगाएंगे तो यहाँ पर स्लोप आ जाएगा। इस तरीके से आपका ग्राफ पूछा जाता है एग्जाम में, ये ग्राफ पूछ लिया जाता है। यहाँ पर रूट सी है और यहाँ पर क्या है, लैम्डा एम है। तो लैम्डा एम आपका सी की जगह पर है और ये आपका रूट सी क्या है, ये आपका एक्स की जगह पर है, एक्स की जगह पर है। तो यहाँ पर ये जो आता है ये स्लोप आता है, स्लोप इसको बोलते हैं। और स्लोप को बोलते हैं ढाल, ढाल टा ठा डा ढा, ढाल। भाई थोड़ी हिंदी बहुत दिन हो गया, थोड़ा रिकॉल में कम आ रही है, लेकिन पढ़ा रहा हूँ। तो ये ढाल होता है, स्लोप होता है। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर आप जो है बहुत सारे ग्राफ आप सीखेंगे, कहाँ, काइनेटिक्स में। तो वैसे मैं ग्राफ पर एक अलग से मैं ग्राफ पे एक पूरे जितने केमिस्ट्री में जितने भी ग्राफ आपके 12th लेवल में हैं उन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो ग्राफ के लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए, लेकिन ये एग्जाम में आता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और क्या बचता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो अब बचता है वो मैं आपको डिस्कस करके बता दे रहा हूं। एक आपका बचता है बैटरीज। तो बैटरीज दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। पढ़ लीजिए, रीडिंग के लिए है। प्राइमरी आपकी रिचार्जेबल होती है, नॉन रिचार्जेबल होती। प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल और ये रिचार्जेबल होती है। इसमें 38% H2SO4 भरा जाता है। और इसके बाद में कुछ फ्यूल सेल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आपका है। ये आपकी एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो मेरे पास एनसीईआरटी है। बैटरीज में कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको आपको जो है
फार्मूलेज में हमको डिस्कस करना चाहिए। तो ये प्राइमरी बैटरी है, आप देख रहे हैं ये प्राइमरी बैटरी है, ये सेकेंडरी बैटरी है। और प्राइमरी बैटरी जो आप सेल लगाते हैं रेडियो में, वही आपकी प्राइमरी बैटरी। घड़ी में जो आप सेल लगाते हैं, तो इसमें प्राइमरी बैटरी के बाद में आपका जो है सेकेंडरी बैटरी, जो आपका इन्वर्टर में लगता है, वो आपकी सेकेंडरी बैटरी है। और फ्यूल सेल्स हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं। और अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फ्यूल सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स यूज होते हैं। उसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन, संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण या जंग लगना, जंग लगना, जंग लगना। जंग लगना क्या है भाई? जंग लगना है कि ज्यादा दिन तक कोई चीज रखते रहते हैं, तो कापर आपका ग्रीन कलर होता है, आयरन आपका क्या हो जाता है? आयरन आपका ब्लैक हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। तो इस तरीके से लोहे की जो चीजें होती हैं या कापर की चीजें होती हैं, उन पर जंग लग जाता है। तो जंग लगता है तो बनता क्या है? कोरोजन में Fe2O3 इंटू X2O बनता है। पिछली बार पूछा गया कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2x माइनस 2, यहाँ पर -2, 2x प्लस -2 इंटू 3 इजक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 2x इजक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस यहाँ -6 हो जाएगा, -6 इजक्वल टू 0। तो x इजक्वल टू 6/2 इजक्वल टू 3। तो यहाँ आयरन +3 स्टेट में होगा। तो ये आपसे पूछ लेता है ऐसे। और आपसे पूछता है कोरोजन में कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। H2O क्या है? तो ये हाइड्रेटर है। तो मोच पे ताव दीजिए और भगत सिंह की तरह और चंद्रशेखर आजाद की तरह केमिस्ट्री के नोट्स को और केमिस्ट्री को एकदम उड़ा दीजिए यूं ग्राम से। जैसे कहते हैं जंग पे, मुझे एक शेर याद आया कि गाजियों में बू रहेगी, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, फैला दीजिए उन बच्चों तक जो बच्चे टीचर नहीं पा रहे हैं, या जो बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को मिक्स करके पढ़ना चाह रहे हैं। और ऑर्गेनिक बाबा चैनल पे अगर नए पहली बार आए हो तो आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उसके बाद में हमसे जुड़िए। कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइए। आपका एक एक प्रॉब्लम, आपका भाई, आपका मित्र, आपका गुरु, आपका सब कुछ, जो भी परिवार समझ लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। केमिस्ट्री एकदम उड़ जाएगी। श्याम रामचंद्र की जय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा वैद्युत रसायन। के बाद में क्या हम पढ़ेंगे? वैद्युत बलगतिकी, यानी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं इसके बाद में। तो जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।